इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। चुनावी बॉन्ड को लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाला बताकर इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस पर अंतिम निर्णय के लिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जा रहा है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, चुनावी बॉन्ड के जरिए अज्ञात स्रोतों से होने वाली फंडिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भ्रष्टाचार मुक्त देश में रहने के नागरिकों के अधिकार का हनन कर रही है, ये एडीआर की तरफ से कहा गया। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जनहित याचिका कर्ताओं में से एक ने मार्च में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और 2/3 राशि एक प्रमुख राजनीतिक दल को गई है। दावा किया जाता है कि राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत चुनावी बॉन्ड को दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि भारत के सियासी दलों के पैसे जुटाने के संदेहास्पद तौर तरीकों में सुधार लाया जा सके, मगर हुआ इसके उलट। चुनावी बॉन्ड को लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाला बताकर इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड सियासी दलों को चंदा देने का ऐसा जरिया है जिन पर ब्याज नहीं मिलता। भारत में चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में लाए गए थे। ये बॉन्ड तयशुदा समय के लिए जारी किए जाते हैं जिन पर ब्याज नहीं मिलता है। ये बॉन्ड 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की तय रकम की शक्ल में जारी किए जा सकते हैं। इन्हें साल में एक बार तय समय सीमा के भीतर कुछ खास सरकारी बैंकों से खरीदा जा सकता है। भारत के आम नागरिकों और कंपनियों को ये इजाजत है कि वो ये बॉन्ड खरीदकर सियासी पार्टियों को चंदे के रूप में दे सकते हैं। दान मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक दलों को इन्हें भुनाना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल वही सियासी दल चंदा हासिल करने के हकदार हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले संसदीय या विधानसभाओं के चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। सरकार के मुताबिक जारी होने के बाद से अब तक 19 किश्तों में 1.15 अरब डॉलर कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि इसका सबसे अधिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 2019 से 2021 के दौरान बीजेपी को कुल जारी हुए बॉन्ड के 2/3 हिस्से दान में मिले। इसकी तुलना में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को महज 9% बॉन्ड ही मिले। जनता मांगे जवाब में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चुनावी चंदा बन रहा धंधा में। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि सियासी चंदे में काले धन के लेन देन का खात्मा करें, राजनीतिक दलों की रकम जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का असर इसके उलट हुआ है। बॉन्ड के जरिए चंदे पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। पहली बात तो यह है कि इस बात का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है कि प्रत्येक बॉन्ड को किसने खरीदा और उसे किसे दान दिया गया। एडीआर का कहना है कि इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक और अवैध हो जाता है, क्योंकि देश के करदाताओं को दान के स्रोत की जानकारी ही नहीं होती है। इसके अलावा आलोचक कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से अनाम भी नहीं होते, क्योंकि सरकारी बैंकों के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता है कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया गया। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बड़ी आसानी से ये जानकारी जुटा सकती है और फिर इसका इस्तेमाल दान देने वालों को प्रभावित कर सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में राजनीतिक चंदा जुटाने की प्रक्रिया में सुधार लाकर इसे और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। भारत में चुनाव लड़ना बहुत महंगा सौदा होता है और इसका ज्यादातर खर्च निजी चंदे से पूरा किया जाता है। 2019 के आम चुनाव के बारे में कहा जाता है कि इसमें 7 अरब डॉलर की रकम खर्च की गई थी, जो केवल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खर्च की गई रकम से कम है। भारत में वोटर की तादाद लगातार बढ़ रही है। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में देश में 17 करोड़ से भी कम मतदाता थे, जो 2019 के आम चुनाव में बढ़कर 90 करोड़ से भी ज्यादा हो गए।
वोटर की इतनी बड़ी संख्या तक पहुंच बनाने, उसे अपने हक में प्रभावित करने के लिए उम्मीदवारों को ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है। भारत में प्रशासन की 3 स्तरीय व्यवस्था, गांव, राज्य और केंद्र होने का मतलब है कि चुनावों की संख्या भी बढ़ गई है। हर चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। सियासी दल हर साल अपनी आमदनी और खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देते हैं। उनकी आमदनी का 70% से ज्यादा हिस्सा अज्ञात स्रोतों से दिखाया जाता है। एडीआर का कहना है कि इन अज्ञात स्रोतों में एक बड़ी हिस्सेदारी इलेक्टोरल बॉन्ड की होती है। विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी बॉन्ड ने भारत में राजनीतिक चंदों के सुधार की प्रक्रिया को कई दशक पीछे धकेल दिया है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और अब संविधान पीठ को इसको भेज दिया गया है। तो इसमें देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है और ये कितना सही है, कितना गलत है और इस इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको फायदा हो रहा है, खासकर किस पार्टी को फायदा हो रहा है। इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी, आप नेता परमिंदर कौर जी, सभा प्रवक्ता यश भारती जी और अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित तिवारी जी, आप ही के कार्यकाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है और जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि एक पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी। भागीरथ जी, देखिए, पहले जो इलेक्शन में फंडिंग का जो चलन था वो पूरे के पूरी कैश के माध्यम से था और एक काला धन किस तरीके से भारतीय इलेक्शन पे हावी हुआ करता था, भारतीय राजनीति पे हावी हुआ करता था, वो हमें पता है, सबको पता है। तो किस तरीके से उस व्यवस्था को एक जो कि एक करप्ट व्यवस्था थी, एक जिसकी निगरानी नहीं हो सकती थी और एक जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उस व्यवस्था को हटाते हुए हमने एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लाने की प्रयास किया है। तो अरुण जेटली जी ने जो बिल को पेश किया था जब संसद में, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत हम पूरे के पूरे इलेक्शन में जो खर्च होता है उस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहते हैं और कैश का लेन देन, अगर आज देखें तो आज कैश के लेन देन को 2000 रुपए तक लिमिट कर दिया गया है। पहले किस तरीके से बोरियों में भर के, सूटकेसों में भर के मंत्रालयों तक, मंत्रियों तक कैश पहुंचता था, ये हम सबको पता है। तो उस प्रक्रिया को बंद किया गया है और एक पारदर्शी प्रक्रिया को लाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, इसके माध्यम से क्या है, अभी आप जो बॉन्ड खरीदता है वो एक डेजिग्नेटेड अकाउंट से खरीदेगा, वो वाया यूपीआई या वाया चेक वो उसका पेमेंट करेगा और उस पेमेंट को जब वो बॉन्ड खरीदेगा तो उसकी एक टाइम लिमिट होगी, जो राजनीतिक दल उसको इनकैश करा पाएंगे और एक डेजिग्नेटेड ब्रांच से वो इनकैशमेंट होगा। तो किस तरीके से ये एक प्रक्रिया बनाई गई है और जब आप आईटी रिटर्न फाइल करेंगे तो उस आईटी रिटर्न में आप उस अमाउंट को दर्ज करेंगे। जब पार्टियां इलेक्शन कमीशन को जब अपना ब्यौरा देंगी तो वो डेटा इलेक्शन कमीशन के पास होगा। आज डेटा देंगे, लेकिन किसने दान दिया आप उसको मेंशन नहीं करेंगे आप जी। बस वही एक चीज जो है, जो अभी तक गोपनीय रखी गई है, वो भी उनके बेनिफिट के लिए गोपनीय रखी गई है। वो हमें भी पता नहीं रहेगा कि कौन किसने दान किया है। तो वो जो बॉन्ड खरीदेगा, जो डोनर रहेगा, उसके बेनिफिट को, उसके निजता को देखते हुए उसे सीक्रेसी मेंटेन की गई है। वरना बाकी सारी चीजें आप देखिए, अगर आप एक बैंक से आप ले सकते हैं एसबीआई, जो कि उसका पूरा कंट्रोल रहेगा उसके पास, एक जगह से हो सकता है, उसके बाद एक डेजिग्नेटेड टाइम रहेगा, एक डेजिग्नेटेड ब्रांच रहेगा। और आज तो हमें पता है कि भाजपा के पास कितना पैसा है, कांग्रेस के पास कितना पैसा है, आम आदमी पार्टी या टीएमसी के पास पहले तो ये पता ही नहीं होता था। कम से कम आज हम इस विषय पे जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंकड़े हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। पहले तो पैसा का पता ही नहीं रहता था। पहले जो पैसा आता था सूटकेसों में भर के, वो नेता आधा ले जाते थे, आधा पार्टियों में चला जाता था। तो किस तरीके से पैसे का बंदर बांट होता था, किस तरीके से उसमें अनियमितता होती थी। तो इस चीज को कंट्रोल करने का काम किया है और एक पारदर्शी तरीके से, हालांकि अब इस बॉन्ड को चुनौती दी गई है
और जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको पहले कहीं ना कहीं इसमें न्यायिक परीक्षण की मांग भी की गई। ठीक है विजय कौशल जी, क्या आप भी सहमत हैं जिस तरह से तमाम फायदे गिना रहे हैं अमित तिवारी जी? क्योंकि अगर देखें जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो 12,000 करोड़ रुपए आए उसमें 2/3 चंदा बीजेपी की पार्टी को मिला है और आप लोग को ज्यादा चंदा नहीं मिला, तो मुझे लगता नहीं कि शायद आप समर्थन में होंगे इस इलेक्टोरल बॉन्ड के। देखिए, हम तो ये मानते हैं ये हम्म। माननीय मोदी जी का षड्यंत्र है कि अपनी जेब में चाहे जितना मर्जी माल भर लो, लेकिन दूसरों की जेब की इन्हें जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। कैसे? क्यों नहीं वो सच बताना चाहती कि उसको किसने और क्यों चंदा दिया है? उदाहरण के तौर पर ये वो पार्टी है जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों का विरोध करती थी, और जबकि रिकॉर्ड में सामने आया कि भी सबसे ज्यादा चंदा इन्हें बीफ कंपनियों से मिला था। तो सवाल ये है कि क्या ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है भाजपा? क्या बिजनेसमैनों को डराकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य बीजेपी खड़ा कर चुकी है? इनके पास इन्होंने जो एक योजना बनाई कि भाई देश भर में ये बीजेपी के ऑफिसेस खड़े करेंगे, तो क्या इन्होंने वो मार्केट रेट के हिसाब से दिखाए अपने ऑफिसेस? जाहिर सी बात है कि वो सर्कल रेट के आधार पर दिखाए गए हैं और जमीनें महंगी खरीदी गई हैं। तो वो ब्लैक मनी है वो भाजपा के पास कहाँ से आई? और आखिर भाजपा को ही इतना चंदा क्यों? अपने आप को ईमानदार सरकार कहने वाली जो ये कहती है कि नहीं जी हम तो किसी के पक्षधर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि चंदे की एवज में भाजपा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रही है या डरा धमका कर वसूल कर रही है। इसलिए मोदी जी चाहते नहीं है कि उन लोगों के नाम जनता के सामने आए। अरे भाई, एक बंदा चंदा दे रहा है, एक ले रहा है, इसमें डर कैसा है? अगर आप ये कहते हैं कि जी कांग्रेस पार्टी उसे धमका देगी, तो भाई आप कांग्रेस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देना, लेकिन डर का है का? डर सिर्फ इसी बात का, जैसे पीएम केयर्स घोटाला है। इन्होंने कोरोना पीरियड में मोदी जी ने कहा कि भाई आपदा को अवसर बनाइए, और खुद मोदी जी ने एक पीएम केयर्स नाम की व्यवस्था खड़ी कर दी। जब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया गया तो सरकार की तरफ से ये जवाब था कि भाई इसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक प्राइवेट संस्था है, ट्रस्ट है, और ये विजय जी RTI के लेकिन दायरे में देखिए नहीं इसमें कम से कम बैंक के जरिए इसमें ट्रांजैक्शन तो हो रहा है ना। पहले तो कोई बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन मुझे होता ही नहीं था। किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, कौन दे रहा है, वो भी तो पहले नहीं होता था ना। अगर आप कह रहे हैं कि भैया पता ही नहीं चल रहा है इसमें, लेकिन पहले भी तो ऐसे ही था। आप लोग की सरकार कई सालों तक रही, आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था खड़ी नहीं की नहीं। जहां पर कम से कम पता चले। एक कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कोशिश की है, कम से कम अभी क्लियर तो है बैंक के थ्रू इसमें ट्रांजेक्शन होता है। देखिए, देश की जनता को और आपको भी ये समझना पड़ेगा। हमारे समय में जैसे क्या कहता था कि ये घोटाले हैं या इनमें नुकसान हुआ है, तो हमारी सरकार उनमें मुकदमा दर्ज कराती थी। उसके बाद जो कोर्ट का फैसला होता था सबको मान्य होता था। लेकिन मोदी सरकार में अगर कैग ने कहा कि यहाँ इन मामलों में घोटाले हुए हैं, तो मोदी सरकार ने क्या किया? उन घोटालों के ऊपर केवल पर्दा डाल दिया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड चीजें बता रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ हमें क्या मालूम है किसी बिजनेसमैन के पास हवाले से पैसा आया हो और उसने अपनी तरफ से व्हाइट पैसे दे दिया हो और ब्लैक मनी जो है दूसरे तरीकों से खर्च कर दी हो। जब तक उन लोगों के नाम सामने नहीं आएंगे, हम किसी कीमत पर ये नहीं कह सकते कि भी ये कोई ईमानदार सरकार है। हम तो ये कहेंगे ये तो महाभ्रष्ट और बेईमान सरकार है, जिसके पास आज देश और दुनिया का सबसे अकूत धन है। ठीक है, हालांकि जो सवाल मैंने किया आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आपकी सरकार ने क्या किया। जब मैं दोबारा आऊंगा आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। परमिंदर कौर जी, देखिए जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, अब संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। लेकिन अगर हम पहले देखें, पहले कोई ऐसी कोई खास व्यवस्था भी नहीं थी। एक व्यवस्था यहां पर बनाने की कोशिश की, हालांकि अब इसको यहां पर चुनौती दी गई इसकी न्यायिक परीक्षण को लेकर, इसको असंवैधानिक भी बताया गया। और आप लोग लगातार क्राउड फंडिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम लोग तो जनता से लेते हैं और वही हम लोग खर्च करते हैं। इसको लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप जब ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का, क्योंकि देखिए शायद मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इस तरह पे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप लोग इसमें चंदा मिला होगा, आपकी पार्टी का इसमें क्या पक्ष है? भागीरथ जी, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, और इसको एक कानूनी व्यवस्था के तहत
इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है जो ऑपोजिशन है इसको बहुत ज़ोरदार और दमदार तरीके से इसका अपोज करना चाहिए था बहुत पहले ही। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पर मुझे ऐसा लगता है जो हमारा पूरी गवर्नेंस है, गवर्नेंस की गरिमा, गवर्नेंस का गुरूर तोड़ने की ये पूरी कोशिश है। मैं यहाँ पर जो दावे कर रही है, भाजपा दावे कर रही है, उसको मैं ध्वस्त करना चाहूँगी। सबसे पहला दावा है उनका ब्लैक मनी का, कि पहले कैश ट्रांजैक्शन हुआ करता था। तो मैं यहाँ एक आंकड़ा पेश करना चाहती हूँ। जब पिछले 2019 के इलेक्शन होते हैं तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत 6,000 करोड़ रुपए तक का पैसा अमूमन टोटल इकट्ठा होता है। पर सभी जानकार जानते हैं कि अराउंड 50,000 करोड़ तक का खर्चा होता है एक जनरल इलेक्शन। एक इंडिया जैसे बड़े देश जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितना खर्च होगा? तो एक बहुत कम प्रतिशत ही आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग हुई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि गोपनीयता रह जाएगी। देखिए, गोपनीयता किसके लिए है? जो पार्टी इन पावर है उसको तो देखिए, बहुत बार ये बात हुई कि उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसको स्कैन करके पता लगाया जा सकता है। और एसबीआई, जो भी बैंक है मेजरली एसबीआई, उसके पास ये रिकॉर्ड रहता है। अगर सत्ता पक्ष जानना चाहे कि किस पार्टी ने कितना पैसा जनरेट किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत, तो ये जानकारी उस तक पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन किसके पास नहीं होगी? इंफॉर्मेशन ऑपोजिशन के पास नहीं होगी, इंफॉर्मेशन संसद के पास तो नहीं इलेक्टोरल होगी। बॉन्ड से कोई समस्या नहीं है, बस ये जानकारी पूरे दर्शकों को भी होनी, जनता को भी होनी चाहिए, जी नहीं। और विपक्षी पार्टियों को भी होनी चाहिए। मैं आप ये तीन- कह रहे हैं? नहीं, मैं 3 मुद्दे बता रही हूँ। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। कौन चंदा दे रहा है, किसको दे रहा है, इसकी जानकारी केवल रूलिंग पार्टी, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, उसको मिलेगी। सेकंड, कि गोपनीयता नहीं है। ब्लैक मनी अभी भी यूज हो रहा है। बोरों की बात हो रही है, ब्लैक मनी, कैश की बात हो रही है। आपको लगता है इलेक्शंस केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से लड़े जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज भी ब्लैक मनी यूज हो रहा है, आज भी बोरों में पैसा जा रहा है। तो ये सारे दावे, तो कुल मिलाकर आज की डेट में एक आम नागरिक जो है, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो पूरा सरकार को अपना पूरी जानकारी दे, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स की, अपनी सब चीज उसके आधार आप लिंक पार्टी है। के इस इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या विरोध कर रही है आप पार्टी इसमें? आम आदमी विरोध कर रही है कि पूरा ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बहुत ही चातुर्य के साथ, इसका आरबीआई ने भी विरोध किया, इसका मुझे लगता है कि लॉ कमीशन ने भी विरोध किया, इसका इलेक्शन कमीशन ने भी विरोध किया। पर इन सारी चीजों को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो दे रहा है, इसमें दान दे रहा है, जिस पार्टी को दे रहा है, उसका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल। आप पार्टी बस यही मांग करती है, या फिर देखिए- ये कहती है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो होना ही नहीं चाहिए, या फिर ये संशोधन इसमें होना चाहिए? बहुत सारे संशोधन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका ले, वहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, तो वहां बहुत क्लैरिटी से पता रहता है कि इस फला कॉर्पोरेट सेक्टर ने इस पार्टी को इतना पैसा दिया, ठीक। तो ताकि इसका एनालिसिस हो सके कि क्या कोई नीतिगत रूप में उस पार्टी को फेवर किया गया, उसका लोग एनालिसिस कर लेते, इतने करोड़ इसने पैसा दिया, इस कंपनी की इतनी ग्रोथ हुई, तो कुछ पारदर्शिता जब ठीक है, होगी। तो संशोधन होना चाहिए, पारदर्शिता इसमें पूरी तरह से नहीं। बिल्कुल। यश भारती जी, क्या आप भी यही चाहते हैं, संशोधन इसमें होना चाहिए, या फिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? मेरी आवाज आपको सुनाई थी ऋषभ जी? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रहे, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। मनीष गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरे जी मनीष जी, जिस तरह से अब यह मामला, अब संविधान पीठ इसमें सुनवाई करेगा, लेकिन जिस तरह से कोशिश की गई, बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले कैश के जरिए उसमें ट्रांसफर होता था, हमने सीमा भी घटा दी, हमने 20,000 से 2,000 भी कर दिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आ गए। कम से कम बैंक के थ्रू इसमें ट्रांजैक्शन होता है, कौन खरीद रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, वो पता रहता है। हालांकि सिर्फ सत्ता पार्टी को पता रहता है, बाकी विपक्षी पार्टियों को नहीं पता रहता है, ना कि चुनाव आयोग को पता रहता है। अब समर्थन विरोध के बीच में जब यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में पहुंच चुका है, तो किस तरह के इस पर संभावित फैसला आ सकता है, और इसमें संशोधन की कितनी गुंजाइश आप देख पा रहे हैं? दो बातें हैं। तो पहली बात तो मैं भगीरथ जी, विजय कौशिक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, इनके बारे में बता दूं। बॉन्ड ना हो, दूसरा कैश का सिस्टम हो, चेक का सिस्टम हो, ये सिस्टम विजय कौशिक जी इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने पूछा था उनसे सवाल, मैंने पूछा था। जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए था ही नहीं। और ये ब्लैक मनी कैश में नाम में जमा करते रहे, और सबके 18,000, 15,000, 20,000 के नाम से कैश डिपॉजिट होता रहा। उनका कोई केवाईसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, काम खत्म, है ना। यानी कि डोनेशन पर इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं। एक बात। अब आती है बात आम आदमी पार्टी के नेता की। देखिए,
20 अगस्त 2020 को एक केस रजिस्टर्ड हुआ दिल्ली पुलिस में, जिसमें 4 कंपनियां ऐसी पाई गई जिनके नाम है गोल्ड माइन है, सन विजन एजेंसीज है, इन्फ्लुएंस सॉफ्टवेयर है। ये कंपनियां बोगस थी और इन कंपनियों से 50-50 लाख का चंदा आम आदमी पार्टी को दिया गया। ये मामला भी चल रहा है। इसमें कंपनी बोगस थी, रजिस्टर्ड ऑफिस था नहीं, डायरेक्टर कह रहे हमारे हम है नहीं, इसमें कुछ नहीं पता वहां कहां से पैसे आ गए, कहां चले गए। ऐसे मामलों के लिए अगर सरकार कोई मेथड बनाती है और वो कहती है जो चाहे वो डोनेशन दे, लेकिन स्पेसिफाइड अकाउंट में देगा, एक ही बैंक अकाउंट रहेगा, आप अपने केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट से देंगे तो काम हो जाएगा। अब भाजपा ने इसमें एक होशियारी जरूर की, बड़ी अच्छी स्कीम है। भाजपा ने होशियारी क्या की, भाई किसी को बताएंगे नहीं, तो जाहिर है जो सरकार और पार्टी है वो ये जानकारी कर लेगी फला फला बॉन्ड कहां से आए और कहां गए। यानी जो बंदा कांग्रेस को ज्यादा चंदा देगा उस आदमी को बीजेपी वाले पकड़ के हड़का देंगे, भाई तू उधर बहुत दे रहा है, इधर क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष को चली जाती है, यहां कांग्रेस पीछे रह जाती है। अब लेकिन ऐसा नहीं है, बैंकों में सबके अपने अपने कनेक्ट होते हैं, किसी का ऑडिटर अपना है, किसी का जो है जनरल मैनेजर अपना है। तो आप कह रहे हैं कि चाहती विपक्षी पार्टी अगर चाहे तो वो भी इसका आंकड़ा जुटा सकती है कि किसको कितना फंडिंग हो रहा है। देखिए कांग्रेस सालों से सत्ता में रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में जहां एसबीआई का हेड ऑफिस है, तो सबके पास सब इंफॉर्मेशन है। क्योंकि कांग्रेस का चंदा घट गया है और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के इस मामले में अभी नाम उनका विवादों में आ गया, इसलिए अब ये कह रहे हैं जो सिस्टम है वो गलत है, बस उन सही है। यानी उनके हिसाब से उनकी बोगस कंपनियां डोनेशन दे दें 50 लाख रुपए तो कोई बात नहीं, ठीक है, और बॉन्ड से पैसा आए तो उन्हें बुरा लगता है और समूचे विपक्ष को बुरा लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी जब ये बात कहती है तो उन्हें ये महसूस नहीं होता समूचे विपक्ष में विपक्ष को जोड़ने की जो भी मुहिम चलती है आम आदमी पार्टी उसको पली में लगा देती है। कोई मौका नहीं छोड़ती कि कांग्रेस इसके साथ आ जाए, फिर भी कहती है। ठीक है, आपने कुछ कुछ आरोप भी लगाए और आपने ये भी कहा है कि जो तमाम तरह की चीजें सिस्टम की जो आपने बात की, लेकिन आरपी शास्त्री सर सिस्टम की यहां पर बात आ रही है कि किस सिस्टम के तहत यहां पर चंदा मिलना चाहिए। पहले तो कोई सिस्टम था ही नहीं, अगर अब 2018 से एक सिस्टम बनाया, अब ये मामला हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन एक कहावत है इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले अगर कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अगर अब सिस्टम बना है, अब उसके जरिए किसको कितना फायदा हो रहा है इस पर भी डिबेट हो सकती है, इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन ये सिस्टम क्या वाकई गलत है या नहीं होना चाहिए, या फिर इसमें संशोधन तो होना चाहिए? भाई सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सत्ता में बैठी पार्टी सिर्फ उसी को पता होना चाहिए कौन किसको चंदा दे रहा है, जो विपक्ष में बैठे हैं, जो जनता बैठी है, उसको भी पता होना चाहिए कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। सही है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, सरकार और इलेक्टोरल बॉन्ड ले आती है तो उसके पीछे की मंशा क्या है कि इसमें जो है पारदर्शिता बनी रहे और किस दल को कितना चंदा मिल रहा है ये पूरी जानकारी होना चाहिए। चुनाव आयोग ने पहले भी, जैसे आपने कहा ना, चुनाव आयोग की भी आपत्ति है कि इसमें लोगों का खुलासा नहीं हो रहा है, ये आपत्ति चुनाव आयोग की भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक पुरानी बात आप कह रहे हैं कि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। देखिए जब से चुनाव शुरू हुआ है हमारे देश में आज़ादी के बाद से, तो पहले और धीरे धीरे चुनाव में किस तरह से पैसा, पावर, तमाम चीज़ें इनकी भूमिका बढ़ती गई, और जिसके कारण ये ज़रूर है कि ब्लैक मनी बहुत सारा चुनाव के जरिए जो है खपत होती थी। लेकिन आज आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, और हमारे प्रवक्ता ने भी बताया, आशीष गुप्ता जी ने बोला कि ये जानकारी किसके पास, जो सत्ताधारी दल है उसको आसानी से मिल जाती है। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कोई भी दल अगर किसी अन्य दल को, सत्ताधारी दल के अलावा किसी कांग्रेस को या अन्य दलों को भी, आम आदमी पार्टी या सपा बसपा क्षेत्रीय दलों, मतलब आप 7 जो राष्ट्रीय दल हैं और करीब करीब 24-25 दलों को, इन लोग क्षेत्रीय दलों को चंदा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इनको पता नहीं है और मान लीजिए किसी ने इनको चंदा दिया और सत्ताधारी दल को पता है, तो भैया एक बात मान के चलिए
कि कम से कम अगर जिस सत्ताधारी दल को पता है तो जिन कंपनियों ने दिया है, जिन कारपोरेट सेक्टर ने दिया है, उनके खिलाफ आईटी की रेड भी पड़ सकती है। भाई अन्य अन्य भी हथकंडे अपनाए। विपक्ष पार्टी आरोप लगा ही रही है, जो समर्थन करता है उनको, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चलती है। तो ये क्या है कि कहीं कहीं जो है एक स्थिति बायस्ड जरूर हो जाती है। जिस चीज के सुधार की बात की जा रही है और जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है, शायद इसी वजह से कि इस पर कोई नया डिसीजन आए या इसमें कुछ और परिवर्तन आए। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की बात है, सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं खड़े, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें लोगों ने जो दल, भाई आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चंदा देख लीजिए, इनका देख लीजिए, कितना अंतर है। 52% चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो मेरा ये कहना है कि शायद इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की आपत्ति दर्ज कराई गई है कि आखिर क्या कारण है, एक दल को इतना चंदा मिला, दूसरे को नहीं मिल रहा है। और भी कारण हो सकते हैं, दल की लोकप्रियता के आधार पर भी चंदा मिल जाते, पहले भी मिलते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सेल कंपनियों का जो सवाल उठा है, सेल कंपनियों के जरिए जो बांड खरीदा जाएगा और उनको जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को बिल्कुल आरपी सर, आप शेल कंपनियों की बात करी थी। शेल कंपनी वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके जरिए कई राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, और हमने देखा कुछ सालों में कई शेल कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई है और उनको बंद भी किया गया है। नहीं, देखिए सेल कंपनियों का जो उनके माध्यम से जो चंदा आता है, आप ये समझिए कि इसकी जो है अकाउंटेबिलिटी क्या है, मतलब इसको किस तरह से जो है जो दल ले रहे हैं चंदा, उनको किस तरह जस्टिफाई, जबकि आप ये कहा गया कि आप गोपनीय रहेगा, नहीं बताया जाएगा। हालांकि जिस बैंक से पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड लिए जा रहे हैं वहाँ पर तो डिटेल होता ही है। और दूसरी बात है, जिन दलों को दिया जाता है उनके अकाउंट में पैसा आता है, तो निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी एक चीज़ ये कहा जा सकता है कि सेल कंपनियों के माध्यम से जो चंदा लिया जाता है उसके रोकने की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी क्लियर होना चाहिए। और जहाँ तक आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान पीठ में गया है, हो सकता है कि कुछ नए सुझाव आएँ, या सरकार जो है वो भी कोशिश करे कि भाई ऐसे भ्रष्टाचार जो है इनके जरिए होता है चुनाव में और काला धन जाता है, तो उसको रोकने का क्या तरीका। लेकिन फिलहाल अभी के हाल में देखिए तो लगभग जो है पिछले 4-5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को 5,000 करोड़ रुपया मिले और वहीं कांग्रेस को 500 करोड़ रुपया मिले या कुछ ज़्यादा मिले हो। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से थोड़ा सा संदेह होता है, और अन्य दल भी ये चाहते हैं कि भाई आप इस दल को क्यों इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, उसके रीजन चाहे जो भी हों, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शंका होती है। ठीक है यश भारती जी, इलेक्टोरल बॉन्ड शेल कंपनी को लेकर हम चर्चा चल रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकती है, और हमने देखा है कई बार इसमें पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है शेल कंपनियों को लेकर, और एक शेल कंपनी बड़ा उसमें एक जरिया बना है राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का। लेकिन यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भाई हम बहुत पारदर्शी हम लोग लेकर आए यहाँ पर प्रक्रिया, इसमें जो चंदा दे रहा है उसका भी अकाउंट है, जिस पार्टी को चंदा मिल रहा है उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, फिर समस्या क्या है। लेकिन इसको जो एडीआर है, जो गैर सरकारी संस्थान है, इसको असंवैधानिक बताया है, न्यायिक परीक्षण की मांग की है। देखिए आपके सवाल में ही सारे जवाब हैं कि कहीं कोई निष्पक्षता है नहीं, अंधेरा है और उस अंधेरे में यह कहा जा रहा है कि हमने बहुत उजाला कर दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है, इसी तरीके की बातें वो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेके कौन आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई। ये वही सरकार है जिसने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो राजनीति में ये काला धन और भ्रष्टाचार लेके कौन आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। आप बताइए 20,000 तक का अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ये बॉन्ड देता है, किसका नाम उजागर हो गया? आज तक आपने सुना किसी चंदा देने वाले आदमी का जिसने भारतीय जनता पार्टी ने नाम घोषित किया हो? और सबसे ज्यादा धन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो उनके जो दाता हैं उनको संरक्षण देने का काम, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना है। इसीलिए कि मजबूत तरीका लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। हम तो शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको पारदर्शिता रखनी है तो रखिए, हम साथ में, उसमें क्या बुराई है। चंदा अगर जनता दे रही है तो खुल करके दे और सामने आए। ये उसी काले धन के माध्यम से ही तो चीजें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 6-6 मंजिला मकान जो कार्यालय खुल रहे हैं, जो आधुनिक कार्यालय खुल रहे हैं, जो आधुनिकता के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, ये सब काला धन ही तो है। अगर सफेद है तो कहां से आ रहा है ये पैसा?
जनता की गाड़ी कमाई का ही पैसा है जो सरकार के माध्यम से वो उन काला बाजारियों लेकिन तक बीजेपी पहुंचा के रहे लिए हैं और काला वो धन लौट कैसे करके होगा भारतीय भाई? जनता पार्टी चंदा तक आ रहा है। चंदा देने वाला बीजेपी के लिए चंदा देने वाले का भी अकाउंट है, और जिसको चंदा दिया जा रहा है उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। जब बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर ब्लैक मनी कैसे? और इसके किन किन प्रावधानों को लेकर सपा पार्टी का यहाँ पर विरोध है? क्योंकि देखिए, इसके हम देखें कोई ऐसा कोई खास सिस्टम नहीं, क्योंकि अभी भी ब्लैक मनी बहुत सारा है, इस पार्टी के उस पार्टी में जाता है, हम देखते हैं कई सारी प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर एक प्रक्रिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे मैंने पहले ही कहा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ यहां बनाने की कोशिश की जा रही है तो सपा पार्टी किन प्रावधानों में विरोध है और सपा पार्टी क्या संशोधन चाहती है? देखिए भागीरथ भाई, मुझे ये मालूम है, आप अगर सहमत नहीं है तो मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। नोटबंदी जो की गई थी वो काले बाजारी को बंद करने के लिए गई थी। अगर वो विफल है तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कालाबाजारी खत्म हो गई, काला धन खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, और यही सब चीजों को रोकने के लिए तो नोटबंदी की गई थी। कड़वी दवाई पिलाई गई थी, कड़े नियम लिए गए थे, कड़े कानून बनाए गए थे। तो फिर हुआ क्या? फिर क्यों आज चर्चा हो रही इस विषय पे? ये काला धन ही तो है जो नहीं आ रहा जनता के बीच में। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा जो पैसा आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी घोषित करे कि जो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा कार्यालय बनने जा रहा है वो पैसा कहां से आया, किन किन दानदाताओं ने किया है। मैं नहीं मांग रहा दिल्ली के कार्यालय का हिसाब किताब, भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी का हिसाब किताब दे दें। जो भव्य कार्यालय बनने जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके लिए सरकारी बिल्डिंग इन्होंने किराए पे ले ली, आरटीओ बीच शहर से इन्होंने शहर के किनारे पे कर दिया, तो वो कहां से पैसा आ रहा है? वही आरटीओ, संशोधन हो। मेरा निवेदन है, वही आरटीओ कार्यालय जर्जर स्थिति में चलता था, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी ने उसको लिया है, देखिए कैसी चकाचौंध हो गई है। कहां से आया वो पैसा, किसका पैसा है, वो घोषित कर दे भारतीय जनता पार्टी। ये वही तो काला धन है। सरकार पैसा खर्च नहीं कर पा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा देखिए, है मैं आरोप प्रतिरोध से थोड़ा इतर बात कर रहा हूं कि अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सब पार्टी अपनी अपनी बेहतर एक राय दे जिसको हम इसको और बेहतर बना सके। इसलिए मैं वही पूछ रहा हूं, सपा पार्टी इसमें क्या संशोधन चाहती है? बस ये मुझे बताइए ना, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा मुझे बताइए आप। जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आ रहा था और जब सारी बातें हो रही थी, तब समाजवादी पार्टी ने यह सुझाव दिया था कि सरकार चुनने का चुनाव है, जनता चुनाव में आती है, वोट देती है, क्या जरूरत है? चुनाव आयोग एक भारी भरकम बजट रखता है, उस बजट को और बढ़ाइए, सरकार चुनाव आयोग चुनाव लड़ाए, क्या जरूरत है? बेहतर प्रत्याशी चुन लिया जाएगा। क्यों ये दिया जा रहा है कि 25 लाख तुम्हारा बजट रहेगा, 50 लाख तुम्हारा बजट रहेगा? क्या एक आम आदमी 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है? लोकसभा का जो प्रोविजन रखा गया ठीक है, मतलब आप दूसरी बात करें, आप कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी उसके हाथ में कोई पैसा नहीं होना चाहिए, उसको कोई प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए ना। अगर पारदर्शिता चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है काला धन खत्म करना चाहते हैं, तो ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, आप इसकी जिद करें। ठीक है, अमित तिवारी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी का एक जरिया बन गया चंदा लेने को लेकर, क्योंकि अगर हम देखें जो 12,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले, इसमें एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बीजेपी पार्टी को है, और सभी विपक्षी पार्टी ये कह रही भाई हमें तो कोई खास चंदा मिल नहीं रहा, आपको ही चंदा मिल रहा है, और आप छुपा रहे हैं आपके दानदाता कौन है। जी भगीरथ जी, देखिए 3:1 है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे सबसे ज्यादा एमएलएज हैं, सबसे ज्यादा एमपीज हैं, राज्यसभा में सबसे ज्यादा हमारे सांसद हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो उसमें क्या, और आजकल तो सारे विपक्षी दलों का नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अगर देश के लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है तो उसको चंदा मिल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात, मैं आपको पॉइंट पे आता हूं, जो कैश, अरे भाई साहब सुन लीजिए, ठीक है, काला धन खत्म करने की बात आपने सुन लीजिए, सुन ही रहे ना। जो गलत बात करेंगे कैसे सुन पाएंगे उसको, उस पर बात डालिए ना। वो पिछड़ों के अधिकार की बात है, जो नारा आप बोल रहे हैं ना, वो भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, वो भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी ले सकती है। हम जो पिछड़े शोषित वंचित हैं उनका मूल अधिकार चाहते हैं, उसके लिए नारा है। किसी भी नारे को कहीं भी फिट मत कर दीजिए। अभय जी कंटिन्यू बोल लिया आपने, नहीं कुछ और बोलना हो इनको तो नहीं, आप काले धन को, भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं किसी और, जी आप डिफेंड कर सकते हैं, ऐसे आप शांत बैठेंगे तो फिर तो जो विपक्षी पार्टी वो बोलती रहेगी। आप डिफेंड कीजिए ना, आप डिफेंड कीजिए और अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए। भगीरथ जी, नहीं भगीरथ जी, आपको चुप रहना है ना। जब ऐसे
लेट आकर डिबेट में ऐसे डिस्टर्ब करने का काम करेंगे तो आपको इसको कंट्रोल डिस्टर्ब करना नहीं, है। अपनी मैं बात इसमें रखना क्या है, आप करूंगा? डिफेंड कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आप सोच रहे हैं मैं शांत बैठ तो- जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना। आप डिफेंड कीजिए, आप अपनी बात को आगे बिल्कुल। कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो जिस हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे कैश की लेन देन की, अगर सपा के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो क्या बताएंगे कि 2018 से पहले इनके पास कैश में कितना चंदा आता था? नहीं बताएंगे। क्या आम आदमी पार्टी बताएगी? नहीं बताएगी। क्या कांग्रेस बताएगी? नहीं बता पाएगी। जिस तरीके से कैश में इतना बड़ा लेन देन हुआ करता था और वो पूरा का पूरा काला धन हिसाब करता आपको था। देने में शर्म आ रही, काला धन आप खत्म करना चाहते थे। अरे भाई साहब, नोटबंदी आप जैसा चुप फैसला बैठेंगे। आपने लिया और आज आप हमसे करप्शन सवाल के करेंगे। नहीं, लेकिन देखिए यश भारती, यहाँ टोकना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जनता से उसी के हिसाब किताब मांगेगी जिसकी सरकार है। जनता सब पार्टी हिसाब किताब मांगेगी। और यहीं पर देखिए, यहीं पर हम वही चर्चा कर रहे हैं कि जनता को यहाँ पर एक समझ में आए कि ताकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना हिसाब किताब दे सके। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं चाहूंगा जब डिबेट खत्म हो तो हम किसी निष्कर्ष पर निकले हम। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है अमित जी, समय का, हमें अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। सबसे बड़े दाता का नाम अपनी बात में ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे बात जनता के बीच में ठीक नहीं है। जाएगी। तो जिस हिसाब से आप ही ने कहा हमें सबसे ज्यादा चंदा मिलता है, सबसे बड़े दानदाता का नाम बता दीजिए। अरे आप बताइए ना, आपको यूपी में कौन चंदा देता है? कहां से आप इलेक्शन लड़ते हैं? मुलायम सिंह के पास इतना पैसा कहां से आया? अखिलेश यादव के पास इतना पैसा कहां से आया? बोल दीजिए ना, आप नकारा निकम में आप नहीं जवाब दे सकते। अखिलेश यादव के पास इतना बोल पैसा दीजिए ना, कहां आप से नकारा आया? निकम में आप नहीं जवाब दे सकते। आप काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, स्विमिंग पूल आप कैसे नहीं बन बता गया? सकते आप कि आपको बताइए। सबसे ज्यादा अरे धन किसने मुलायम दिया सिंह के है? पास इतना पैसा आपको कहां सबसे से बड़ा आया? चंदा किसने दिया है? में कोई आज बता दीजिए। हेलीकॉप्टर चलिए, कैसे टॉप उतर 10 रहा में से है? किसी को बता में दीजिए। एरोप्लेन कैसे उतर रहा है? आप बताइए। मतलब आपके पास नाम नहीं है ना, सीधा बोलिए ना, क्यों इतना अरे हमसे आप सवाल कर रहे बताइए हैं? ना। यही अब तो हो कह रहा रहे है हैं आपके जनता पास के नाम नहीं सामने। है। आप दोनों महानुभावों को बताना चाहूंगा, जनता के सामने यही हो रहा है। जब हम खुलासे की बात कर रहे हैं ना, आप लोग अपने अपने हिसाब से यहां पर बातचीत करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कृपया करके हम एक निष्कर्ष पर निकले और सभी पार्टियों के हिसाब किताब देना पड़ेगा। नहीं, सभी पार्टियों के हिसाब किताब देना पड़ेगा। सभी पार्टियों के हिसाब किताब देना पड़ेगा। और हम वही बात कर रहे हैं। मैंने भी आपसे पूछा था भाई कि क्या प्रक्रिया है ताकि जनता समझ सके कि पारदर्शी की प्रक्रिया के तहत सबको चंदा मिले। ठीक है, समय कम है यश भारती, समय कम है। एक एक करके आऊंगा मैं सबके पास, सबके पास। अमित जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। समय कम। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जिस हिसाब से कैश का लेन देन हुआ करता था, काला धन हुआ करता था, और जो चंदा आता था वो नेताओं के पास अलग जाता था, पार्टियों के पास अलग जाता था। उस चंदे का कोई ब्यौरा नहीं होता था कि कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो समस्या है उसका आप दुरुस्त कर दीजिए ना। जनता को पता चलने दीजिए भाई किसने चंदा दिया, क्या समस्या है, पता चलने दीजिए। थोड़ा संशोधन कर दीजिए आप इसमें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हम लेकर आए हैं। केवाईसी अकाउंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसको दिया जा रहा है वो भी डेजिग्नेटेड अकाउंट में दिया जा रहा है। चुनाव आयोग को ये आप नहीं बता रहे हैं कि कौन आपको चंदा दे रहा है। संशोधन कर दीजिए ना, थोड़ा जनता को भी पता चलने दीजिए। अमित जी, जनता को भी पता चलने दीजिए। नहीं भगत जी, आपको एक बात समझनी होगी। निजता के सवाल पे उसको गोपनीय रखा गया है। आप किसी की निजता के सवाल पे उसको नहीं चैलेंज हुआ है। ठीक है, चलिए समय कम है। विजय कौशिक जी देखिए मुझे लगता है यहां पर हमसे बहस करेंगे ना, किसी निष्कर्ष पर नहीं निकलेंगे। मुझे लगता है कि निष्कर्ष पर हम निकले, क्योंकि यही होता हमने देखा है। सब राजनीतिक पार्टियां बस तू मैं करती रहती, निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाते। यहां पर एक बड़ा सवाल, यह अभी से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है, जब से राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ना शुरू किया, इस पर लगातार आरोप लगते रहे कि आखिर चंदा कहां से आता है और चंदा की पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। विजय कौशिक जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या संशोधन होना चाहिए, यह थोड़ा सा मुझे आप बताइए। कांग्रेस क्या मांग करती है? आप सिर्फ यही कह देंगे कि नहीं ये सिर्फ बीजेपी के लिए चंदा उगाही का जरिया, तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। क्या संशोधन होना चाहिए? अगर इसको बंद करना चाहिए तो इसके जरिए क्या लाना चाहिए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, यह भी बताइए आप मुझे। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि भी सिर्फ सरकार को पता हो सबका, और जो मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा सरकार, आप ये बताइए ना कि उसके सोनिया कारणों गांधी का सबसे अमीर महिला कैसे हो गई? पॉलिटिकल स्पेयर में सबसे अमीर महिला कैसे हो गई? अमित तिवारी जी, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर आपको लगता है कुछ गलत है करवा दीजिए ना आप जांच पड़ताल। मुझे नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप जांच पड़ताल करा लीजिए आप। ठीक है, नहीं सिर्फ आप ऐसे डिबेट में आरोप लगाते रहे, कैसे काम चले? आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, जांच करवा लीजिए भाई। ईडी सीबीआई सब आपके हाथ में। विजय कौशिक जी जवाब में कंटिन्यू। समय कम है। ठीक है अमित जी, अभी समय कम है। कान बंद कर रखे हैं। विजय जी, देखिए, मैंने कहा ये सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी है,
वो दूसरों पर लगाम आप अपनी प्रक्रिया कसने के बताइए ना लिए। कि आपकी प्रक्रिया क्या होगी। विजय जी, जो सवाल मैंने किया पॉइंट टू पॉइंट प्लीज, इसमें क्या संशोधन होना चाहिए और कांग्रेस इसमें क्या चाहती है, अगर ये नहीं होगा तो इसके बदले क्या होना चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि आखिर जो आप लोग पार्टी वाले बैठे हैं यहां पर प्रवक्ता, वो क्या सोचते हैं, जनता को समझ में आना चाहिए, किस तरह से पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। प्लीज पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, हाँ। कोई भी व्यवस्था हो वो पारदर्शी होनी चाहिए। जिस तरह हम आरटीआई एक्ट लेकर आए थे, हम ये कहना चाहते हैं वो इलेक्ट्रल आप बॉन्ड अपने पर पुराने लागू हो। आंकड़े जारी कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने चंदे के आंकड़े जारी करे कि उसको यार, कौन मेरी चंदा बात देता सुनिए। था, कहां से चंदा अगर मिलता मैं था। आपकी सोनिया तरह गांधी के उतर पास आया, इतना इस पैसा तरह कैसे की आ गया कि बकवास वो बहुत दुनिया बार- की अमीर ये पार्टी समय नहीं है, समय नहीं है अमित जी, समय नहीं है, मैं एक थोड़ा निष्कर्ष पे निकलना चाहता हूँ प्लीज, समय नहीं है अमित जी, समय नहीं है प्लीज। विजय जी, हाँ, बात कंप्लीट लगना चाहिए कहाँ से चंदा मिला है। देखिए, एक तरफ भाजपा ये कहती है वो किसी को पक्षपात नहीं करती। नहीं, अब मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं चाहता, मुझे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताइए क्या संशोधन होना चाहिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो तो क्या होना चाहिए, बस ये बताइए मुझे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहली चीज है पारदर्शिता। हम ये कहते हैं इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि कौन किसको चंदा दे रहा है, उसका खुलासा सरकार का भी जनता के बीच में होना चाहिए। आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है? क्या ये वो ठीक काला धन है, है? तो सबसे बड़ी मांग है ये आपकी कि कौन चंदा दे रहा है, किसको चंदा दे रहा, उसका खुलासा होना चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है, इसमें संशोधन होना चाहिए। अब हो क्या रहा है सुनिए, हाँ। एक बात और सुन लीजिए। अब हो ये रहा है कि जो कांग्रेस को चंदा दे रहे हैं उसका तो बीजेपी को पता है, और बीजेपी उनके साथ गुंडागर्दी कर रही है। क्या आधार है आपका? कोई कौन आधार किसको है है? इसके पास? कौन चंदा दे रहा है आप ये बताइए। आपको कौन चंदा दे रहा है आपको पता है? एक तरफ आपने आप अपने कह रहे आंकड़े हैं, जारी किए। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम समय। ठीक है विजय जी, आप कह रहे हैं कि कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है परमिंदर जी, आप भी देखिए, कुछ सिस्टम तो होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसमें भले हो सकता है बहुत सारी चीजें ठीक नहीं हो, लेकिन कुछ एक प्रक्रिया तो है, इसमें संशोधन करके इसको हम और अच्छा बना सकते हैं ताकि इसमें पारदर्शी प्रक्रिया हो। आपका पॉइंट मुझे बता दीजिए, ताकि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर सरकार सुन रही है, इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, तो कम से कम जब यह मामला सुनवाई में जाए तो वहां पर एक बेहतर प्रक्रिया के साथ ये इलेक्टोरल बॉन्ड या कुछ दूसरी व्यवस्था सामने आए। परमिंदर जी, अभी मैं यहाँ एक पॉइंट पे जवाब देना चाहूंगी। हमारे अर्थशास्त्री गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि कुछ शेल कंपनीज के द्वारा आम आदमी पार्टी की इलेक्टोरल फंडिंग हुई थी। तो ये बात उजागर कैसे हुई, ये सत्ता पक्ष को पता कैसे चली, सीबीआई और ईडी इनके पीछे लगाई कैसे गई, क्योंकि ये बात उनको पता चली? क्या हमें सत्ता पक्ष के बारे में पता चलता है? यही तो दिक्कत है जी। दिक्कत यही है कि केवल सत्ता पक्ष की सारी चीजें सत्ता पक्ष की गोपनीय है, बाकी सब ऑपोजिशन हो, सबकी कच्चे चिट्ठे सरकार को पता होंगे और सरकार चुपचाप। लेकिन परमिंदर जी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम जो गलत कर रहे जी नहीं, हैं मैं हमारा नहीं सही है क्योंकि सामने वाला क्या गलत कर रहा है वो हमें नहीं पता, इससे हमारा गलत सही तो नहीं हो जाएगा ना। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं पारदर्शिता की बात पे कह रही हूँ कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये बड़ा स्क्यूड है। सरकार पक्ष के पास सब कुछ है और नहीं, मुझे बस पॉइंट बता दीजिए, इसमें संशोधन की आवश्यकता है या इसको खत्म करके कोई दूसरी प्रक्रिया लानी पड़ेगी, वो बता दीजिए। यहाँ पर पॉइंट है कि विपक्ष को, आरबीआई को, लॉ मिनिस्ट्री को, इलेक्शन कमीशन को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेके सबकी राय जानकर फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बहुत एक तरफा व्यवस्था है। ठीक है, एक तरफा व्यवस्था। यश भारती, जिस वक्त आप बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, ठीक है यश भारती, बहुत सारी चीजें आप बोल रहे थे और मुझे लगता है अभी कम समय, लेकिन कम समय आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। यश भारती जी, थोड़ा लेट भी जुड़े आप, कम समय अपनी बात पूरी कीजिएगा। भगीरथ भाई, जनता को पता तो लगनी चाहिए कि आप चाइनीज कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। ठीक है विजय जी, आपकी बात नोट हो गई। ठीक है यश भारती जी, प्लीज। मुलायम सिंह के पास इतना पैसा कहां से आया, अखिलेश यादव के पास इतना पैसा कहां से आया? ठीक है, आप ये सवाल रिपीट कर रहे हैं, आप ये सवाल रिपीट कर रहे हैं अमित जी, सवाल रिपीट कर रहे हैं आप ये सवाल। यश भारती जी, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। भागीरथ जी, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात सुन पाया, बीजेपी ने सम्मानित क्यों करती है? पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ा कम समय में आगे कुछ निष्कर्ष में पहुंचते हैं हम। ठीक है, संशोधन क्या होना चाहिए या इसके बदले क्या दूसरी प्रक्रिया आनी चाहिए? हाँ, 5 स्टार में सफाई का डांस ये तो बीजेपी वाले बौखला चुके हैं। आप ये ये बताइए कह रहे हैं कि भैया हम तो डाका डालेंगे, लेकिन किसी दूसरी पार्टी को चोरी भी नहीं करने देंगे। देखिए यही होता है जब हम कुछ निष्कर्ष में पहुंचने की कोशिश करते हैं, जनता भी समझना चाहती है कि क्या बेहतर हो सकता है। आप लोग ऐसी बहस करते हैं ना कि मुद्दा ही कहीं का कहीं चला जाता है। यश भारती जी, प्लीज पॉइंट टू पॉइंट, आप बोलिए यश भारती जी, आप बोलिए। आपने मुझसे किया, मैं जवाब दे दूं। इसका जवाब तो देना पड़ेगा यश जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, दे तो रहे, देने तो दीजिए आप, प्लीज अमित जी, दे रहे हैं। उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वो चंदा कहां से आता था? मुलायम सिंह कहां से लेकर आते थे? अखिलेश यादव कहां से लेकर आते थे?
उनके चचा कहां से लेकर आते थे, उनके भतीजे कहां से लेकर आते थे? ये जो परिवार वाली पार्टी, यश भारती जी प्लीज बोलिए, समय का ये कहां से चलता आता है? जब भाजपा से किए जाते हैं तो सारे नेताओं नहीं, आम आदमी पार्टी जो शराब माफिया अरे के अमित पैसे जी, पे चलने अमित वाली जी, आप पार्टी। बहुत देखिए यही हो रहा है, यही हो रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, अमित जी, किसी निष्कर्ष पे कोई पहुंच नहीं पाता है। आप लोग ऐसे ही तू मेवाबाजी करते रहते हैं और मुद्दा खत्म हो जाता अमित जी, है। निष्कर्ष तक कुछ पहुंचने तो दीजिए प्लीज। मैं अपनी यश बात भारती जी स्पष्टता से रख दूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो नॉन स्टॉप बोलते हैं, सत्ता में है, सरकार आप में, भी तो बोल रहे थे, आपको भी बताना मेरे पास चाहिए, समय नहीं जब है, आप मुश्किल से इतने कुछ जोर कुछ शोर से मिनटों का मुद्दा समय। रख यश भारती रहे जी हैं, आप मुझे अपनी तो पॉइंट आप वाली मेरा बात कर मुद्दा दीजिए रख प्लीज। रहे हैं, मैं आपसे तो पूछ रहा हूं आपको इसमें क्या पहले संशोधन अपनी होना जवाब चाहिए करना या चाहिए। इसके बदले क्या कुछ और प्रक्रिया होनी चाहिए प्लीज। भागीरथ भाई, मुझे हाँ। और जनता को यह बताया जाता है कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, और अनुशासन आप देख रहे होंगे कितने अनुशासित हैं। सवाल आप अपने पूछिए, करप्शन का ब्यौरा दीजिए। अरे आप ये कितना बताइए कि पता मुलायम नहीं ये जी सिंह के सिर्फ पास एक मिनट है सैफई आपके में पास। डांस कराने पता के नहीं लिए क्या कहां से तकलीफ पैसा है, आता था? जवाब देने के अखिलेश ट्रेनिंग- यादव के ट्रेनिंग- पास सैफई में डांस कराने के लिए कहां से पैसा आता था? बॉलीवुड के सारे जो बॉलीवुड, ठीक है, मुझे लगता है ये चर्चा ऐसे चलते रहेगी, लेकिन मैं अर्थशास्त्री जी के पास जाऊंगा। ठीक है मनीष जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बोले नहीं रहे, आप चुपचाप बैठ जा रहे हैं प्लीज। मैं कह रहा हूँ समय नहीं है मेरे पास, प्लीज बोलिए। इन सब बातों से बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथी को यह तक नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने के क्या कायदे हैं। इनसे पूछ लीजिए, छोड़िए हमारी पार्टी की बात, दूसरे लोगों की बात। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने के तरीके क्या, बता दीजिए, पूछिए इनसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं संशोधन क्या होने चाहिए, इसके बदले क्या प्रक्रिया होनी, आप वो बता दीजिए बस फटाफट, समय नहीं है। तो इनसे चर्चा पे उसी विषय पे आ जाइए। पहले बताइए, पूछिए इनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने का तरीका क्या है, पूछिए इनसे। यश जी, मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। ठीक है मनीष जी के पास जाऊंगा। मनीष जी इसमें क्या संशोधन होना चाहिए या इसके बदले दूसरी प्रक्रिया क्या हो सकती है? समय का मैं संक्षेप में देखिए, मनीष जैसा जी। हमने शुरुआत नहीं ठीक है यश जी माफी चाहूंगा, समय नहीं मेरे पास, कुछ लास्ट कमेंट। हाँ बोली थी कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी 2011, 12, 13 की बात करें तो 18,000 20 हजार के लाखों डोनर आ जाते थे, जिनके कोई केवाईसी नाम पते नहीं होते थे, वो बंद हो गई है। तो इनको दिक्कत हो रही है। सही मायने में मनीष जी, इसमें क्या संशोधन होना चाहिए ये बता देंगे, बेहतर हो जाएगा। हाँ बात सिर्फ ये है, डोनर की लिस्ट सबकी वेबसाइट पे लगे, हाँ। बात खत्म है। ठीक है आरपी श्रीवास्तव सर, इसमें क्या संशोधन होना चाहिए और क्या बेहतर और प्रक्रिया हो सकती है ताकि जनता को पता चले कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है? देखिए भागीरथ जी, सारी बहस को मैं सुना, मुद्दे पर सारे दलों को आना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रक्रिया भारत सरकार ने या सरकार ने शुरू किया है, इसको और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। हमारे अर्थशास्त्री ने बोला कि सबकी सूची होना चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि कौन किस दल को कहाँ से कितना पैसा मिला। ये बात अलग है कि जिस वर्तमान समय में जो भी सत्ताधारी दल होता है उसको पता लग जाता है कि किस दल को कितना पैसा। और भी कई एक चीज़ें जो आई हैं अलग से, जो अन्य दल भी पता कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत जटिल प्रक्रिया है। फिलहाल इसमें जो संशोधन होगा, हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल हुई है उसमें बहुत सारे सुझाव आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी और अपनी दलील पेश होगी और शायद कोई रास्ता निकले। हमें जहाँ तक लगता है कि राजनीतिक दलों को तो वो रास्ता निकालने के मूड में रहते नहीं हैं, बराबर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहते हैं। पारदर्शिता में हमें लगता है किसी की रुचि नहीं है। और भागीरथ जी एक बात और बताएं, काला धन या कैश इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी हम देखते हैं कि पूरे देश भर में काला धन किस तरह से चुनाव में खर्च होता है। बिल्कुल, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 12,000 करोड़ पार्टियों को चंदा मिला है, तो दूसरे माध्यम से कितने करोड़ हजार चंदा मिला होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा समय खत्म हो गया। अमित तिवारी जी, विजय कौशिक जी, परविंदर कौर जी, यश भारती जी, मनीष गुप्ता जी और आरपी श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों को पैसों की आवश्यकता होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और जनता भी जानती है, इसलिए जनता भी पैसा देती है। जब क्राउड फंडिंग होती है अपनी तरफ से पार्टियों को चंदा भी देती है, लेकिन जनता का ये जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है और कौन उसको कितना चंदा दे रहा है, ये जनता को जानने का अधिकार भी है। अब ये मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, संविधान पीठ इस पर चर्चा करेगी, सुनवाई करेगी, तो एक पारदर्शी प्रक्रिया बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक शुरुआत की गई है, ये बेहतर कैसे और हो सकती
सकती है ताकि जो भ्रष्टाचार है वो और कम हो और हमारा देश और मजबूत स्थिति में जाए और चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो। क्योंकि अगर इसमें पैसा, ब्लैक का पैसा नहीं होगा तो जो हमारे प्रतिनिधि खड़े होंगे वो अच्छे खड़े होंगे, और जब अच्छे प्रतिनिधि खड़े होंगे और अच्छी सरकार बनेगी तो हमारे देश का विकास और होगा। इसलिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। जो इसमें संशोधन होना चाहिए, इसको लेकर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में विचार विमर्श होगा और एक बेहतर प्रक्रिया निकलकर सामने आएगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।